हेलो, वेलकम टू डीएस साइंस क्लासेस। आई एम दीक्षिका परमार। सो आई होप कि आपने पिछला लेक्चर लगाया है और उसको देखा है, उसमें आपने जितने भी डाउट है क्लियर कर लिए हैं। हाँ, सो आगे अब हम आज देखने वाले हैं डिसऑर्डर्स। पिछली क्लासेस में हमने देखा था रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। जो ब्रीथिंग हो रहा था उसका रेगुलेशन कैसे हो रहा था। तो रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग में हमने कितने टाइप का देखा था। रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग, इसे हमने देखा था। जो रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग है, कितने टाइप्स होता है रेगुलेट ब्रीथिंग, टू टाइप्स हो रहा था। एक तो न्यूरल रेगुलेशन और दूसरा केमिकल रेगुलेशन। जो न्यूरल रेगुलेशन था वो कैसे, नर्व्स के थ्रू रेगुलेट हो रहा था। तो वो कैसे हो रहा था, तो हमने देखा था जो हमारा ब्रेन था, ब्रेन में जो हिंड पोर्शन था हमारा, उसमें हमारा क्या प्रेजेंट था, एक पोन्स और मेडुला एंड यहाँ पे सेरेब्रम। क्या पोन्स में हमारे एक सेल्स प्रेजेंट थे, कुछ सेल्स हमारे मेडुला में थे। जो मेडुला में सेल्स प्रेजेंट था, नर्वस सेल्स, ये कनेक्ट था हमारी कहाँ से, लंग्स की थोरैसिक के चैम्बर से, और ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था इसे इनहेलेशन के लिए। एंड पोन्स पे एक सेल पड़ा था जो सिग्नल दे रहा था इसे एक्सीलेशन के लिए, मतलब इनहेलेशन को स्टॉप करने के लिए। तो ये डायरेक्ट कनेक्ट करता था इससे, तो इससे इनहेलेशन और एक्सलेशन हो रहा था। और यहाँ पे दूसरा सेल था जो वापस से सिग्नल दे रहा था इनहेलेशन के लिए। तो जो एक्सलेशन के लिए दे रहा था इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक, और इसे बोलते हैं एपन्यूस्टिक। ठीक है, और ये जो सिग्नल दे रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रेस्पिरेशन का रेगुलेट कर रहा है, इसका सब, इसको क्या बोलते हैं, मेन यहाँ कमांड इसके पास है सारी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आरआरसी, मतलब रेस्पिरेशन राइट सेंटर। ये तो हो गई पिछली बात हमारी न्यूरल रेगुलेशन की। रही बात केमिकल रेगुलेशन की, तो केमिकल रेगुलेशन को हमने देखा था जब भी हम ब्रीथिंग करते हैं, कब, इन केस ऑफ एक्सरसाइज है, कोई ऐसा हार्ड वर्क जिसमें हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत है, तो उस जगह क्या हो रहा था हमारी बॉडी में, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड दूसरा हमारा H+ आयन का वैल्यू इंक्रीज हो रहा था। जब ये वैल्यू इंक्रीज हो रहे थे तो कुछ सेंटर्स प्रेजेंट थे हमारी बॉडी में, वो क्या कर रहे थे, वो सेंस कर रहे थे, कीमो रिसेप्टर का काम कर रहे थे। कीमो रिसेप्टर क्या होते हैं, ये भी बात करी थी हमने, कीमो रिसेप्टर ये सेंस करते हैं इन केमिकल्स को जब इनकी वैल्यू हमारी बॉडी में बढ़ती है। ठीक है, तो इनके सेंस के थ्रू इसकी ब्रीथिंग की जो रेट है वो बढ़ रही थी। नॉर्मल ब्रीथिंग से हम जल्दी जल्दी ब्रीथ करने लगे थे। ठीक है, तो जो कीमो रिसेप्टर थे वो एक तो कहाँ प्रेजेंट था, हमारा मेडुला में। ठीक है, जब भी ब्लड फ्लो हो रहा था तो मेडुला में जो प्रेजेंट थे उस पर जाके किसका लेवल बढ़ जाता था, H+ एंड कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा था, जिसके कारण ये कीमो रिसेप्टर सेंस कर रहा था इन केमिकल को, और डायरेक्टली कनेक्ट था किससे, आरआरसी, मतलब रेस्पिरेशन राइट सेंटर से, जो इसे सिग्नल दे रहा था कि किसका, रेट ऑफ ब्रीथिंग को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। दूसरा हमारा कहाँ प्रेजेंट था, हार्ट में, जो हमारी पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी बोल रहे हैं, कैरोटिड आर्टरी, आयोटा जो सबसे बड़ी ब्रांच है आर्टरी की, आयोटा, उससे एक ब्रांच थी कैरोटिड आर्टरी जो वहां पर प्रेजेंट थी, और एओर्टा में भी प्रेजेंट थे ये सेंटर्स। और ये क्या कर रहे थे, ये भी सेंस कर रहे थे इन केमिकल्स की बढ़ती हुई वैल्यू को। ठीक है, तो जो ब्रेन में प्रेजेंट थे हम क्या बोल रहे थे, सेंट्रल, और ये जो हमारे हार्ट में थे, हार्ट में जो वेन्स में थे, ब्लड वेसल्स में, इनको क्या बोल रहे थे हम, पेरिफेरल। ठीक है, ये क्लियर है आपके। तो ये तो पूरा पिछला लेक्चर हो गया। ये तो हम नॉर्मल ब्रीथिंग और हमने जब हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए उस टाइम की बात देख ली। अब हमें देख रही तो हमारा ब्रीथिंग का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम देखें डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। कोई भी चीज होती है तो उसके डिसऑर्डर्स होते हैं, बीमारियां होती हैं। वो बीमारियां फिर कैसे हो जाती है, जैसे हम डाइजेशन में भी देखते हैं, तो नॉर्मल डाइजेशन कैसे होता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, लीवर का प्रॉब्लम हो जाता है, डाइजेशन वीक हो जाता है, तो क्यों हो जाता है, तो ये भी एक डिसऑर्डर थे जो हमने डाइजेशन वाले टॉपिक में क्लियर किए थे। अब ये रही बात ब्रीथिंग की, तो हम इसमें रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उससे जितने भी रिलेटेड हमारे डिसऑर्डर्स है हम इसमें देखेंगे। ज्यादा डिसऑर्डर्स नहीं है, कुछ कुछ बस आपको याद रखना है कि वो डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं और किस कारण से होते हैं, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट, इसलिए। ओके, तो ये तो छोटी मोटी बातें हैं। तो आइए देखिए, डिसऑर्डर में हम देखेंगे आज अस्थमा कैसे होता है। ब्रीथिंग आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो देखिए, जब आपने अस्थमा के पेशेंट को देखा होगा, किसके, अस्थमा के पेशेंट को अगर आपने देखा होगा तो आपने उनको ध्यान से उनके सोचा होगा, देखा होगा कि वो आखिर कैसे ब्रीथ करते हैं। नॉर्मली हम ब्रीथ कैसे करते हैं,
कूल होके, लेकिन वो ब्रीथ ऐसे करते हैं जैसे उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। लंबी लंबी सांस टाइप की लेते हैं ऐसे, उनकी सांसें टाइप जब हम घबरा जाते हैं जिस सिचुएशन में, उस टाइम पे जैसे हमारी सांसें चलती हैं वैसे उनकी ऑल टाइम चलती है, मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है ब्रीथिंग के लिए, ठीक है। तो अस्थमा के पेशेंट आखिर उनके अंदर ऐसा क्या मैकेनिज्म हो जाता है ब्रीथिंग में या फिर ऐसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ट्रैकिया में, कि जिस कारण से वो अस्थमा के पेशेंट बन जाते हैं, ये चीज़ हमें देखना है, ठीक है। कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान से समझना है। तो ये तो हमारे डिसऑर्डर्स हैं, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे नॉर्मल इन्फेक्शन क्या होता है। जब आप नॉर्मल इन्फेक्शन को समझ लेंगे कि नॉर्मल इन्फेक्शन होता कैसे है, तो आप इजीली समझ जाएंगे कि अस्थमा और भी जो है डिसऑर्डर्स वो कैसे होते हैं, ठीक है। तो अभी तो हम देखेंगे अस्थमा से पहले हमारा नॉर्मल इन्फेक्शन। देखिए, जैसे मान लीजिए हम नॉर्मल इन्फेक्शन, ये सिर्फ किसी जगह की बात नहीं हो रही है, ये सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात नहीं हो रही, ये कहीं भी किसी भी ब्लड वेसल की बात हो रही है। नॉर्मल इन्फेक्शन आपको कहीं भी हो सकता है, आपको यहाँ पे कट लगा, मधुमक्खी ने काट लिया, मच्छर ने या किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, आपको एकदम यहाँ पे रेडनेस हो जाती है, फिर आपको स्वेलिंग आ जाती है। तो ये क्या है, एक इन्फेक्शन ही होता है। जब कोई भी ऐसा कीड़ा हमें काटता है, जैसे मधुमक्खी हुई जिसके अंदर जहर होता है, जब वो हमें काटता है तो वो स्वेलिंग क्यों आ जाती है, ये हमको देखना है। ये नॉर्मल से इन्फेक्शन से, आइए देखते हैं हम नॉर्मल इन्फेक्शन होते कैसे हैं। क्या देख रहे हैं हम अभी, नॉर्मल इन्फेक्शन। देखिए, जस्ट इमेजिन जैसे ये कोई क्या है, किसी भी ब्लड वेसल का वो पार्ट है जहाँ मतलब इनिशियली बैक्टीरिया इंटर किया है। जैसे अगर आप रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात कर रहे हैं तो ये ट्रैकिया हो सकता है। क्या हो सकता है, ये ट्रैकिया, जहाँ पर क्या इंटर किया है, बैक्टीरिया, ठीक है। ये समझ लीजिए कौन है, ये बैक्टीरिया। कौन है ये हमारा, बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए रेस्पिरेटरी ट्रैक ही है, और अगर आप कहीं का भी ट्रैक मान सकते हैं क्योंकि सेम सिचुएशन रहेगी नॉर्मल इन्फेक्शन में। ये एक ट्रैक में इंटर कर गया, ठीक है। ये तो मान लीजिए किसी ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल है तो इसको हमने कट किया, तो ये जो बीच वाला पोर्शन है यहाँ पे ल्यूमेन, इसमें इंटर कर गया ये बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया अभी तो सिर्फ हमने जैसे एयर ली तो उसके थ्रू चला गया, ठीक है, या हमें कहीं कट लगा है तो वहाँ जो एरिया बना था हमारा रास्ता उसके थ्रू चला गया, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, किसी ने काट लिया तो वहाँ जो होल हुआ है उसके थ्रू चला गया, तो ये बैक्टीरिया इंटर कर गया। अभी तो ये नॉर्मली यहाँ पर इंटर किया है, धीरे धीरे क्या करेगा, जो हमारी बॉल होगी, क्या होगी, बॉल, इसमें इंटर कर जाएगा। ये कौन सी बॉल है, देखिए इसे दूसरे कलर से बनाते हैं। ये जो बॉल है हमारी, इसमें इंटर कर जाएगी। ये ब्लड वेसल की बॉल है, आप ऐसा समझ सकते हैं, जो आसपास है, ठीक है। अभी ये ल्यूमेन में इंटर किया, फिर ल्यूमेन से ये बैक्टीरिया कहाँ इंटर कर गया, यहाँ पर। बैक्टीरिया का क्या रहता है, उसे बस एक बार रास्ता मिलना चाहिए। फिर तो वो ऐसा है कि जैसे बोलते हैं ना, मैंने आपको इतनी सी उंगली पड़े, आपने मेरा पूरा हाथ पकड़ लिया, वैसे ही बैक्टीरिया का खेल होता है। इसको थोड़ा सा रास्ता दो, फिर तो ये बस अपना दादागिरी दिखाने लगता है, एकदम राजा बन जाता है, ठीक है। तो इसको सिर्फ इतना जगह मिला था, और यहाँ से अपनी वैल्यू को बढ़ा के, अपने नंबर्स को बढ़ा के, बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन करके, इसमें क्या, इसने अपने नंबर्स को बढ़ा के इंटर कर गया कहाँ पे, बॉल में। कौन सी बॉल, ब्लड वेसल की, ब्लड वेसल, ठीक है, बॉल ऑफ ब्लड वेसल के अंदर इंटर कर गया। अब जैसे ही यहाँ ये नॉर्मल इन्फेक्शन की बात हो रही है, जैसे ही ये बैक्टीरिया कहाँ इंटर किया, यहाँ पर, वैसे ही एक नॉर्मल सी क्या सिचुएशन क्रिएट होगी। अभी यहाँ इंटर तो कर गया, लेकिन जैसे ये ब्लड वेसल्स की बॉल्स रहती हैं पूरी बॉडी में, इनके पास क्या रहता है, बीच में बॉल्स के अंदर एक सेल्स पड़े हुए होते हैं, एक ही मतलब ऐसे हर जगह ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन सेल को बोलते हैं हम मास्ट सेल। आपको अच्छे से याद रखना है, क्या बोलते हैं, मास्ट सेल, ठीक है। ये क्या है हमारे, मास्ट सेल। ये ऐसे सेल होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे घर में, जैसे बड़े बड़े लोग रहते हैं, आते हैं जाते हैं वहाँ उनके घर में लोग बाग, लेकिन वो डॉगीज को रखते हैं अपने घर में। वो डॉगी क्या करते हैं, पता कर लेते कौन व्यक्ति मतलब चोर घुस रहा है, तो उन्हें पता चल जाता है। वैसे ये मास्ट सेल जो होते हैं, ये भी कुछ इस टाइप के होते हैं कि जैसे बैक्टीरिया एंटर करते हैं तो इन्हें एकदम गुस्सा सा आ जाता है। गुस्सा ऐसे समझ सकते हैं
बैक्टीरिया क्या है कि हर जिस छोटे बच्चे होते हैं ना, हर किसी में जाके वो करते हैं कि ये उठाना वो करना, लेकिन किसी को पसंद नहीं आता। वैसे ये होता है कि ये जो बैक्टीरिया होता है सब जगह जाएगा, ठीक है। अब जो मान लीजिए यहाँ पर जाके बैठ गया, यहाँ पर आके, और जैसे ही यहाँ पर बैठेगा बैक्टीरिया, वैसे ही मास्ट सेल को आ जाएगा गुस्सा, ठीक है। और जैसे ही मास्ट सेल को गुस्सा आया, इसने एक केमिकल सिक्रीट किया। ये कुछ तो कर नहीं सकता, क्योंकि जैसे डॉगी को बांध देते हैं ना, वो भौंक सकता है, वैसे ये कुछ कर नहीं सकता, लेकिन ये एक सिक्रीशन करता है। जैसे ये सिक्रीशन करेगा, और ये सिक्रीशन किसका कर रहा है, ये मास्ट सेल कर रहा है। जैसे ही बैक्टीरिया मास्ट सेल के ऊपर बैठेगा, ये बैक्टीरिया है, जैसे बैक्टीरिया किसके ऊपर बैठा, मास्ट सेल के ऊपर। मास्ट सेल को ऐसा मान लीजिए गुस्सा आया, और उसने एक सिक्रीशन किया, किसका, हिस्टामीन का। किसका, ये सिक्रीशन हो रहा है बॉडी के अंदर, ये कौन है, हिस्टामीन। हिस्टामीन, क्लियर। हिस्टामीन का जैसे सिक्रीशन किया, तो हिस्टामीन क्या होता है, ये हमारी ब्लड वेसल्स को कैसा कर देता है। नॉर्मली जो जैसे हमारी ब्लड वेसल्स होती है ना, थिन होती है, पतली पतली, जैसे मान लीजिए ये हमारे यहाँ पर क्या पड़ी हुई है, ब्लड वेसल, ये नॉर्मली पतली है, लेकिन जैसे इसका सिक्रीशन होता है हिस्टामीन का, तो इसका डायलेट कर देता है, इसका डायमीटर को बढ़ा देता है, ये इतना कर देता है। अब इसके बढ़ने से क्या होता है, इसके बढ़ने से यहाँ से क्या, WBC, सेल्स एंड प्लाज्मा सिक्रीट होने लगता है, फ्लूइड का सिक्रीशन होने लगता है, ठीक है। तो ये कैसे होता है ये समझिए आप पहले। ये जो हिस्टामीन होता है हमारा कैसा होता है, डायलेटेड होता है, और ये होता है, आप बोल सकते हैं हम इसे वेसल्स डायलेटेड या फिर ब्लड वेसल डायलेटेड, और इसे बोल सकते हैं आप कॉन्ट्रैक्टेड। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है किसको, अपनी, जैसे अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में गया है तो इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दे। अगर इसका एरिया इतना है तो इसको छोटा कर देगा। कैसे कर देगा, ध्यान से समझिए। ये बैक्टीरिया के यहाँ जैसे बैठा, इसने ये इस पे आके बैठा, किस, मास्ट सेल पे। मास्ट सेल पे ये जैसे आके बैठा, मास्ट सेल ने एक सिक्रीशन किया, जिसे हम क्या बोलते हैं, हिस्टामीन। हिस्टामीन क्या होता है, डायलेटेड। किसको डायलेट, ब्लड वेसल को क्या करता है, डायलेट कर देता है, मतलब उसका एरिया बढ़ा देता है, वेसल डायलेटेड बोलते हैं ऐसे, ठीक है। और दूसरा क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, किसको, ट्रैकिया को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। तो इससे क्या होगा, जैसे ये देखिए, अभी ध्यान से समझना है आपको, ऐसा समझिए आपने कुछ नहीं देखा है। जैसे कि सिक्रीशन हुआ हिस्टामीन का, हिस्टामीन ने क्या किया, यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स पड़ी थी पतली पतली, ये कैसी हो गई, डायलेटेड हो गई। डायलेट हो गई तो यहाँ से क्या निकलेंगे, WBC का सिक्रीशन होगा। किसका, WBC। WBC का फंक्शन क्या होता है ये बताइए। WBC एज अ आर्मी या फिर डॉक्टर्स, ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में बैक्टीरिया किसको मारते हैं, उन्हें भगाते हैं दूर, इसे इम्यूनिटी पावर कहते हैं हम अपना, ठीक है। तो समझते हैं आप, जैसे ही ये डायलेट होगी क्या ब्लड वेसल, तो यहाँ से सिक्रीशन होगा WBC का, और WBC किस पे एक्ट करेगी, बैक्टीरिया पे, और बैक्टीरिया को मार देगी। दूसरा, जब WBC का सिक्रीशन इसमें से हो रहा होगा, उसी टाइम इसमें से किसका सिक्रीशन हो रहा होगा, प्लाज्मा का, लिक्विड का, ठीक है। जैसे ये लिक्विड का होगा सिक्रीशन, अब सोचिए आप, इतना सारा सिक्रीशन हो रहा है, यहाँ पर मान लीजिए इतनी जगह है, कोई इतनी जगह है, इस जगह में मैं कोई भी चीज भरती जा रही हूँ, तो ये बढ़ता जाएगा ना इसका एरिया, क्योंकि सिक्रीशन हो रहा है तो वो बढ़ेगा। अब जैसे ये बढ़ेगा तो क्या होगा, ये जो एरिया नॉर्मली दिख रहा है ना, नॉर्मल से कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सिक्रीशन होने से यहाँ पे इसका वॉल्यूम बढ़ा, तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम कम हो गया, इंटरनल साइड। तो ये जो इंटरनल साइड है ना, इसके इसमें क्या आ जाएगी, स्वेलिंग। यहाँ स्वेलिंग है क्योंकि यहाँ पे हो गया सिक्रीशन। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई। इसको कहते हैं हम नॉर्मल इन्फेक्शन। जब ऐसा सिचुएशन बन जाती है तो इसे क्या होता है, फ्लामेंट, मतलब हमें फ्लैम बन जाते हैं, मतलब स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। क्या हो जाता है, इन्फ्लामेंट। ये जो सिचुएशन आ गई है किसकी आ गई है, इन्फ्लामेंट, मतलब यहाँ आ गई है स्वेलिंग। क्यों, क्योंकि नॉर्मली इतना था, जैसे सिक्रीशन हुआ, सिक्रीशन के होते से ये नीचे साइड तो वॉल्यूम बढ़ता गया और ये अपने आप ऐसा ऐसा होता गया। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा। ये बात हो गई हमारी नॉर्मल इन्फेक्शन की। क्लियर है, नॉर्मल इन्फेक्शन अगर आपको समझ में आ गया तब हम देखेंगे जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनके संग क्या सिचुएशन रहती है, ठीक है। देखिए, अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।
ये तो हो गया हमारा नॉर्मल सा इन्फेक्शन। अब हम देखेंगे इन केस ऑफ अस्थमा। ठीक है, अस्थमा की सिचुएशन में क्या होता है हमारा, ठीक है। ये देखिए नॉर्मल इन्फेक्शन अगर आपको समझ में आ गया, ध्यान से समझिएगा। नॉर्मल इन्फेक्शन में जो हो रहा है उसी से रिलेटेड है बिल्कुल। ये क्या है, हमारी ट्रैकिया है मान लीजिए, क्योंकि मान क्या लीजिए अस्थमा का क्या मतलब है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में दिक्कत दे रहा है, डिसऑर्डर है, मतलब नॉर्मली ब्रीथिंग से हटके ब्रीथिंग हो रही है, उसके साथ थोड़ी सी सिचुएशन उसकी अलग है, तो उसी को अस्थमा बोल रहे हैं हम, ठीक है। अब वो क्या है, ये देखिए ये क्या है हमारा ट्रैकिया, और फिर ट्रैकिया क्या ये क्या होगी हमारी बॉल ऑफ ब्लड वेसल की बॉल हो गई। अब जैसे ही यहाँ पर क्या इंटर किया, बैक्टीरिया इंटर किया, बैक्टीरिया जैसे यहाँ पे इंटर करेगा तो यहाँ से कहाँ आ जाएगा, ब्लड वेसल्स में। जैसे नॉर्मल इन्फेक्शन में हो रहा था वैसे ये कहाँ आ गया, बॉल के अंदर। यहाँ पे क्या आ गई है, बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया जैसे यहाँ आया और यहाँ क्या प्रेजेंट है हमारी, ये कौन है हमारा, मास्ट सेल, मास्ट सेल। और जैसे ही बैक्टीरिया इसके ऊपर बैठा और मास्ट सेल ने क्या किया, सिक्रीशन किसका, हिस्टामिन का। ये तो हमारी किसकी बात है, नॉर्मल इन्फेक्शन की। लेकिन अब तो ये बात हो गई अस्थमा की ना, अस्थमा में भी क्या ये डायरेक्ट आके ऐसे बैठेगा, नहीं। तो अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं, ये तो हमारा नॉर्मल इन्फेक्शन है। देखो बैक्टीरिया इंटर कर रहा है, यहाँ पे मास्ट सेल पे बैठा, मास्ट सेल ने हिस्टामिन का सिक्रीशन किया, किसका, हिस्टामिन का, हिस्टामिन का। और जैसे हिस्टामिन का सिक्रीशन होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स पड़े हुए थिन पतले से वो डायलेट हो जाएंगे, मतलब उसका एरिया बढ़ जाएगा, जिसके एरिया के बढ़ने से क्या होगा, यहाँ पे एक तो WBC का सिक्रीशन होगा यहाँ पे जो इसको मार गिराएंगे, और दूसरा यहाँ पे एक फ्लूइड है उसका सिक्रीशन होगा, जिसके कारण यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी, इन्फ्लेमेशंस आ जाएंगे, ठीक है। ये नॉर्मल इन्फेक्शन है। अब जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनकी जो बॉडी होती है ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, आप ऐसा समझ सकते हैं, हाइपर सेंसिटिव होते हैं वो। हाइपर सेंसिटिव ऐसे होते हैं कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर जब कोई बैक्टीरिया जाता है तभी हमारे अंदर ये सिचुएशन घटती है, लेकिन अस्थमा के पेशेंट के अंदर अगर कोई भी मान लीजिए नॉर्मली पार्टिकल्स इंटर कर जाते हैं ट्रैकिया में, तो उनकी बॉडी इतनी हाईली वो होती है ना सेंसिटिव, कि वो ना कुछ अंदर जाते हुए भी सिक्रीशन कर देती है फालतू में इन सब चीज़ों का, जिसके कारण फिर से स्वेलिंग आ जाती है और ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है पूरा एरिया, ये पूरा एरिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और ये क्योंकि हाईली मस्कुलर होती है तो इसके साथ ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और जैसे ये एरिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो ये कितना बचता है, इतना बचता है, और इतने एरिया में से उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। समझ में आया। तो देखिए क्या होता है, जो अस्थमा के पेशेंट हैं उनके संग क्या होता है, देखिए ये तो नॉर्मल इन्फेक्शन था हमारा। अस्थमा में जैसे कि अपन ने क्या ब्रीथिंग किया, ब्रीथ के टाइम नॉर्मली पार्टिकल्स जाते रहते हैं इन्वायरमेंट से, धूल मिट्टी के, वैसे मान लीजिए अस्थमा के पेशेंट के अंदर ब्रीथिंग के टाइम क्या इंटर कर गया, ब्रीथिंग के टाइम इनके ट्रेकिया में पॉलन ग्रेन इंटर कर गया। कहाँ, यहाँ पर पॉलन ग्रेन, पॉलन जैसे ही इंटर किया तो क्या सिचुएशन घटती है, यहाँ देखिए अगर हम इसका क्रॉस सेक्शनल कट करके देखें तो ये यहाँ पे ट्रैकिया है, ये इसकी ब्लड वेसल है, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या पॉलन इंटर किए ना, ये क्या है, ये पॉलन, जैसे पॉलन इंटर किए और पॉलन यहाँ से इंटर करके कहाँ चले गए, बॉल के अंदर। बॉल के अंदर जैसे ही इंटर किए तो यहाँ पे एक सिक्रीशन होगा, किसका, IgE का जैसे सिक्रीशन होगा तो हिस्टामिन के पास सिग्नल पहुंचेंगे, किस बात के लिए, कि बैक्टीरिया कुछ तो है जो आया है जो नहीं आना चाहिए, जबकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है अभी। नॉर्मली पॉलन ग्रेन अंदर गए हैं ब्लड वॉल के अंदर, लेकिन उसको फिर भी ऐसा सिग्नल ऐसा, क्योंकि उसकी जो अस्थमा वाले पेशेंट होते हैं उनकी जो बॉडी होती है हाईली मतलब ऐसा समझ सकते हैं हाईली सेंसिटिव होती है, सेंस करते हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को जल्दी, ठीक है। तो अभी सिर्फ पॉलन ग्रेन क्या है अंदर, और पॉलन ग्रेन के अंदर जाने से IgE का सिक्रीशन होगा। IgE का जैसे सिक्रीशन होगा तो यहाँ कौन पड़ा हुआ है हमारा, मास्ट सेल, कौन, मास्ट सेल।
और मास्ट सेल को जैसे ही सिग्नल मिला कि अंदर कुछ आया है तो ये सिक्रीशन फिर से किसका कर देगा, ये सिक्रीशन कर देगा फिर से किसका, हिस्टामिन का। और हिस्टामिन का जैसे ही सिक्रीशन हुआ, क्या होगा हिस्टामिन के सिक्रीशन से, यहाँ पे क्या होगा, फिर से हिस्टामिन का सिक्रीशन हुआ तो इसने क्या किया, जो ब्लड वेसल है हमारी इसको डायलेट कर दिया। और ब्लड वेसल के डायलेट होने से, इसका डायमीटर बढ़ने से यहाँ क्या आए हैं, WBC तो आए हैं ढेर सारे, उसके साथ फ्लूइड प्लाज्मा जो है वो भी यहाँ आ गया। और प्लाज्मा के यहाँ आने से यहाँ का वॉल्यूम बढ़ा, जिसके कारण ये जो है इसका वॉल्यूम कैसा हो गया, बहुत ज्यादा कम हो गया, कुछ इस टाइप का मान सकते हैं आप। और जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कम हुआ, क्योंकि ये हाईली मस्कुलर होती है ये बॉल्स, तो ये पूरा जाके क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और इसकी सिचुएशन कैसी बन जाएगी, कुछ इस टाइप से, विजिबल। अब जब ये सिचुएशन आ गई है इसमें तो क्या होगा, अब उनका जो ट्रैकिया है नॉर्मल से थोड़ा और भी ज्यादा पुश आउट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही इसका एरिया कम हुआ तो उन्हें फिर सांस लेने में दिक्कत आएगी, तो वो नॉर्मल से थोड़ा सा अलग ब्रीथ करेंगे। तो ये केस हो गया हमारा अस्थमा के पेशेंट का। आई होप कि आज आपको ये अस्थमा वाला टॉपिक क्लियर हुआ है और नॉर्मल इन्फेक्शन कैसे और क्या होता है ये आपको क्लियर हुआ है। लेकिन फिर भी आपको कहीं कोई डाउट आता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और बताइए कि आपको क्या डाउट आता है, ठीक है। और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए और अगले लेक्चर में हम देखेंगे जो डिसऑर्डर का सेकंड पार्ट है वो क्या है, कौन सा डिसऑर्डर अब होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।